जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो दोस्तों, आज तक हम सभी ने बुक में पढ़ा है और काफ़ी कुछ जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कैसे क्या उनका इतिहास था और कैसे वो मतलब पॉलिटिक्स में उतरी थी। लेकिन आज हम जानेंगे बीजेपी पार्टी के बारे में। जिस हिसाब से उस टाइम मतलब पुराने टाइम में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी और उन्हीं की राज चलती थी, लेकिन आज के टाइम में बीजेपी पार्टी मतलब ज़्यादा मजबूत है। तो वो कैसे मजबूत हुई, कैसे वो आई और उनका इतिहास कैसे था, कैसे एक छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बीजेपी की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1951 से, लेकिन बीजेपी जिस नाम से अभी हम जानते हैं वो पहले इस नाम से नहीं जानी जाती थी। ये जानी जाती थी जनसंघ के नाम से, और बीजेपी का नाम जो है ये 1980 में बदला गया था। मतलब कि जनसंघ के बदले फिर इसका नाम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया था। जनसंघ, इसका पूरा नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखी थी। शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन इन दोनों की मत जो है वो एक मोड़ पर आकर अलग अलग हो गई। हुआ यूँ कि जम्मू कश्मीर को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार अलग थे और जवाहरलाल नेहरू जी के विचार अलग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भारत में ही मिला लिया जाए और वहाँ पे भी भारत का ही झंडा लहराया जाए, लेकिन इस बात पे नेहरू जी नहीं माने और उनकी विचार अलग थी, और इसीलिए इन दोनों के विचार अलग होने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना एक अलग पार्टी बनाया जिसको जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्यामा मुखर्जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भारत में ही मिला लिया जाए, तो इसीलिए 11 मई 1953 को श्यामा मुखर्जी जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती घुस गए, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई और पुलिस कस्टडी में ही उनको हार्ट अटैक आया, और जिसकी वजह से उनकी 23 जून 1953 को मृत्यु हो गई। आप लोगों ने दिल्ली में एक मुखर्जी नगर नाम की जगह सुनी होगी। उस जगह का पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, और वो जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया है। फिर इसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय जी को मिला। आप लोगों ने दिल्ली में सुना भी होगा, दीनदयाल कॉलेज है और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, दीनदयाल हॉस्पिटल है। तो इसका मतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुछ अच्छा काम किया होगा भारतीय जनसंघ पार्टी के लिए, तभी शायद उनके नाम पर ये सब चीज़ें बनाई गई है और वो सही राह में भारतीय जनसंघ पार्टी को लेके गए होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी ने 15 साल तक भारतीय जनसंघ पार्टी की अच्छी देखरेख करी, लेकिन उसके बाद 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और आप लोगों को पता भी है कि उनकी स्टोरी कितनी फेमस है। 1968 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी ने अन्य पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करना शुरू किया और बिहार, एमपी और यूपी में अपनी सरकार बनाने में सफल रहे। इसके बाद भारत में 1975 में एक घटना हुई जिसे भारतीय राजनीतिक इतिहास के अनुसार सबसे बुरी घटना बोली जाती है, और वो थी कि भारत में जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई और वो इमरजेंसी रही 21 मार्च 1977 तक। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इसलिए लगवाई थी
क्योंकि 24 जून 1975 को इलाहाबाद के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में फ्रॉड किया है, उन्होंने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया है। परंतु उस समय इंदिरा गांधी जी को उनके पद से नहीं हटाया गया, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री की सारी सुख सुविधाएं और संसद में वोट देने पे रोक लगा दिया गया। इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनसंघ पार्टी ने इसका विरोध किया, परंतु विरोध करने के कारण ही भारतीय जनसंघ पार्टी के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही भारत में से इमरजेंसी हटाई गई तो उसके बाद भारत में आम चुनाव हुए। 1977 में आम चुनाव का समय चल रहा था और उस समय इंदिरा गांधी एक पावरफुल पॉलिटिशियन थी, इसीलिए उनके विरोध में एक नई पार्टी उतारी गई और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। और यह जनता पार्टी 4 पार्टियों का गठबंधन था और वो थे भारतीय लोकदल पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अदर। इन चारों का ही गठबंधन करके एक नई पार्टी बनाई गई थी जनता पार्टी और इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी लगवाई थी, जिसकी वजह से लोगों का इंदिरा गांधी जी के प्रति इमेज खराब हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इतना कुछ इमरजेंसी में वो इंदिरा गांधी की वजह से ही झेले हैं। इसी कारण से लोगों ने जनता पार्टी का साथ दिया और नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई 1977 में। 2.5 साल तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन उसके बाद जनता पार्टी में इनके बीच हुए गठबंधन पार्टियों में मनमुटाव होने लग गए, जिसके कारण 1980 में जनता पार्टी का विघटन हो गया। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उसी साल फिर से आम चुनाव हुए और 1980 में फिर बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। बीजेपी पार्टी के जो ज़्यादातर लोग थे, ज़्यादातर जो मेंबर थे वो जनसंघ पार्टी के ही थे और बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए वो बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में राष्ट्रवाद को अपनाया और उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में हिंदू संस्कृति को विस्तार से फैलाना। 1984 में हुए चुनाव में भाजपा को बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिले और इसका कारण यह था कि उसी साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और इसी के कारण कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिला और बीजेपी को सिर्फ 2 सीट। 1984 में बीजेपी की अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दी गई और उन्हीं की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि के मुद्दे को राजनीतिक तक लाया गया। 1980 में हिंदू विश्व परिषद संघ ने एक आंदोलन चलाया था। उनका आंदोलन यह था कि यूपी में स्थापित बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी इतिहासकारों का मानना यह था कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे पहले राम मंदिर था, इसीलिए उनका आंदोलन यह था कि बाबरी मस्जिद को हटाकर यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए। इसीलिए 1984 में बीजेपी के द्वारा इसे राष्ट्रीय आंदोलन पहचान दी गई। और हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और यह सुनिश्चित भी किया है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी वहाँ पर पहले राम मंदिर ही थी और इसीलिए अब वहाँ पे राम मंदिर बनवाने की अनुमति भी दे दी है। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण लोग काफ़ी प्रभावित हुए और 1989 में हुए चुनाव में बीजेपी को 76 सीट मिली
1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम भूमि के लिए, राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा शुरू की। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे राम मंदिर के लिए, क्योंकि उनका विश्वास काफ़ी था कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था। परंतु उसी समय कहीं कहीं जगहों पर दंगे भी होने लग गए थे और इसी कारण बिहार सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1991 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 120 सीट मिली। हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से लेकर और अब यहाँ पे 120 सीट मिलने लग गई। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रभावशाली काम कर रही थी और उनकी बातें लोगों को अच्छी लग रही थी और लोग भी यह चाहते थे कि अब कोई नए इंसान को, नए व्यक्ति को या नए पार्टी को मौका दिया जाए। फिर उसके बाद 1996 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीट मिली। धीरे धीरे उनके सीटों की संख्या बढ़ने लग गई थी। फिर उसके बाद 1996 में वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, परंतु लोकसभा में उनको बहुमत ना मिलने के कारण और वह बहुमत लेने में असफल रहे, इसीलिए उन्होंने 13 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद फिर से 1998 में चुनाव हुआ और इस बार बीजेपी नए गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी और वह थी एनडीए। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1996 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनको लोकसभा में बहुमत ना मिलने के कारण उन्हें 13 दिन में ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसी कारण वो इस बार अपनी मजबूत पार्टी बनाने के लिए एनडीए के साथ आई थी, ताकि वो अपना अच्छे से लोकसभा में बहुमत पा सके। फिर उसके बाद 1998 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन मतलब कि एनडीए को 182 सीटें मिली और फिर से वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके बाद 1999 में जयललिता की पार्टी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसी के कारण बीजेपी की पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी को उनको फिर से लोकसभा में बहुमत नहीं मिली और जिसकी वजह से फिर से सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद दोबारा से 1999 में चुनाव हुए और इस चुनाव में फिर से बीजेपी जीती क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में थी एनडीए और एनडीए के कारण ही फिर से बीजेपी चुनाव जीत जाती है और इसीलिए फिर से वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसी के साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो बीजेपी के साइड से सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बना है, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी के साथ वाजपेयी जी ने 5 साल तक अपना गवर्नमेंट चलाया और वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन इन्हीं 5 सालों के दौरान भारत में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ और इन्हीं 5 सालों में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया और भारत ने वैश्विक स्तर तक अपनी पहचान फैला ली। और इन्हीं बीच में भारत और रशिया के बीच में कुछ सैनिक समझौते हुए। उसी समय वाजपेयी जी के काल में 2002 में गुजरात में दंगे हुए और उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी और गुजरात में हुए दंगों का कारण विपक्ष पार्टी ने नरेंद्र मोदी को ठहराया कि उन्हीं की वजह से ही ये दंगे हुए हैं। परंतु काफ़ी जांच पड़ताल के बाद 2012 में मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। परंतु 2004 और 9 में हुए चुनाव में बीजेपी सरकार हार गई। फिर इसके बाद 2014 का चुनाव आया और इस चुनाव में बीजेपी सरकार ने अपनी राजनीतिक नीतियों में बदलाव लाए
और यह बदलाव था कि युवाओं को रोजगार देना, गरीबी हटाना और गरीबों की मदद करना और वैश्विक स्तर पे भारत को फैलाना। तो इन सब बदलावों के कारण ही 2014 में बीजेपी सरकार जीत गई और बीजेपी सरकार को कुल 282 सीटें मिली और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2014 के चुनाव के बाद भारत की पहचान अच्छी होने लग गई है और भारत का जो वैश्विक स्तर पे पहचान है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार ने काफ़ी कड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि 2016 में हुए नोटबंदी। इसके बाद 2019 में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली, जो कि किसी भी पार्टी के मुकाबले में 303 सीटें बहुत ही बड़ी थी। और भारत के फिर से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और जो कि अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। था कि हम सभी ने अभी जाना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत में उद्देश्य यह था कि भारत में हिंदुत्व को फैलाना, लेकिन अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ हिंदुत्व को फैलाना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि कैसे आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए और कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इसी तरीके से अपना कार्य करती रहे और हमारे आने वाले दिन अच्छे रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।